हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में देश के सामने इस वक्त डबल चैलेंज है और भले ही देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एक नई महामारी ब्लैक फंगस देश के सामने मुश्किल खड़ी कर रही है। हर दिन ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने सरकार से यह अपील की है कि वो ब्लैक फंगस बीमारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करे। चिट्ठी में ब्लैक फंगस की दवाई की किल्लत का भी जिक्र किया गया है और सोनिया गांधी ने सरकार से यह भी कहा है कि वो जल्द से जल्द ब्लैक फंगस की दवाई एंटोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन भी बढ़ाए। अब इस वक्त हमारे साथ स्पेशल पैनल गेस्ट जुड़ चुका है। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेडीयू से प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा हमारे साथ हैं। अपराजिता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, हालात से निपटने की तैयारी आखिर क्या है? कैसे अब आगे की चुनौतियों को देखा जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं जानती हूं कि इस वक्त जब 3 लाख से कम केसेस हैं, फिर भी अगर 2.5 लाख भी केसेस हो रहे हैं तो बहुत संख्या है और मृत्यु दर हमारी कम हो रही है, लेकिन अगर एक भी मृत्यु होती है तो ये बहुत ही दुखदायक है। ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच को लेकर बातचीत करना मुझे लगता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा सकारात्मक होकर हम बातचीत करें। आज के दिन जो रिकवरी रेट है हमारा वो 88% हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु दर कम रहा है, अभी 1.11% हो गया है। 6 दिनों से, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, 6 दिनों से हर दिन करीबन 3 लाख से कम केसेस हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव केस लोड होता है, जो बहुत अधिक था पहले, वो अभी 29,23,400 पर है। तो ये तो हुई सकारात्मक बातें, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या, विपक्ष क्या, पक्ष क्या, हम सब मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात आपने कही रोड मैप की बात, तो मैं कह दूं, जैसा कि अभी कहा गया आपके चैनल पर, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक नई बीमारी के तौर पर उभर कर आया है और हम सब अभिज्ञ हैं और इस दिशा में काम हो रहा है। और क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। और 2 पदक्षेप लिए गए हैं। पहला पदक्षेप है, करीबन 8,848 लगभग केसेस हैं और पहला पदक्षेप है कि हमने 23,000 वायल्स सारे स्टेट्स को भेज दिए हैं। महाराष्ट्र में बहुत अधिक केसेस है, वहां सबसे अधिक गया है, गुजरात में भी गया है। जहां जहां अधिक केसेस है वहां अधिक वायरस गए हैं। एक पहली बात हुई। दवा की व्यवस्था हम कर रहे हैं और क्या दवा है? ये एम्फोटेरिसिन बी ड्रग, ये है दवा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से सारे राज्य सरकारों को लिखा गया है कि एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत इसे नोटिफाई किया जाए, अधिसूचित किया जाए। ये भी निर्देश चला गया है। और आप मुझे और अगर 40 सेकेंड देंगी तो मैं और बता दूंगी कि हमारी आगामी दिनों की योजना क्या है। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, आप मुझे थोड़ा समय देखिए। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हमारी इच्छा है या हमारा लक्ष्य है कि एम्फोटेरिसिन बी की सप्लाई बहुत अधिक बढ़े। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2021 में इसका सीमित प्रोडक्शन हम कर रहे थे। आपको खुशी होगी ये जानकर कि मई 2021 में अभी 1,63,752 वायल हमने प्रोड्यूस किया जी। और जून 2021 में हम 2 व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक 2,55,114 वायल प्रोडक्शन होगा जो मई से ज्यादा होगा, और बड़ी बात होगी कि हम 3,15,000 आयात करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जून में हमारे पास 5,70,114 वायल होगा। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसी कंपनियां हैं जिसे हम लाइसेंस देने जा रहे हैं। ये 5 कंपनियां मिलकर
कुछ दिनों में जुलाई से अपराजिता जी, पहले के चैलेंजेस को लेकर अगर अब विद इमीडिएट इफेक्ट कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अच्छी बात है। लेकिन एक आरोप जो साफ तौर पर लगता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इस बारे में मैं आपसे आगे बात करूं उससे पहले मैं इस वक्त आलोक शर्मा जी को इस डिबेट में अब इन्वाइट करना चाहूंगी। आलोक जी, ये आरोप साफ तौर पर लगता है कि जो आंकड़े बताए जाते हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से हकीकत बिल्कुल अलग है। और अब अगर सोनिया गांधी भी सुझाव देती हैं तो नकारात्मक राजनीति के आरोप लगा दिए जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है सुरभि के पहले दिन से ही क्योंकि अपने आप को बचाव में रखना है और चुनाव प्रचार में रहना है, यही हर्षवर्धन साहब थे, इन्होंने कहा था कि महामारी है ही नहीं कोरोना पिछले 1 वर्ष पहले, और यही प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार ने फरवरी में पूरी तरह से एक बीजेपी का एक पूरा घोषणा पत्र पूरी तरह से करके प्रस्ताव पास किया था कि हमने विश्व विजय प्राप्त कर ली है, सब चंगा सी, और पूरी तरह से हम विश्व गुरु बन गए हैं। पता नहीं क्या क्या था और कितना वैक्सीन हो गया और क्या हुआ, और पूरे देश ने देखा किस तरह से फुटपाथ पर लोगों ने ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ा, सकारात्मकता की। और उसकी बात तो आरएसएस चीफ साहब कह ही रहे हैं कि जो चले गए वो मुक्त हो गए, तो सकारात्मक रहिए आप लोग, सकारात्मक रहना चाहिए। लेकिन सरकार गफलत में है, वो ये भी कह रहे हैं। आज भी तमाम अपराजिता बहन ने बहुत सारे आंकड़े अभी गिनवाए हैं, वो 162 ऑक्सीजन सेंटर लगने थे जो पूरे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लगने थे अक्टूबर में, 20 अक्टूबर को टेंडर हुआ था, इसमें से 32 लगे हैं। 15 लाख रुपए से लेकर 100 स्मार्ट सिटी से लेकर घोषणाओं की सरकार रही है, जुमलों की सरकार रही है। और अब तो मोदी जी ने पूरी तरह से आंसू भी आ गए, तो अब तो ठीक ही हो जाएगा सब। मुझे लग रहा है कि अभी भी सरकार डिनायल मोड में है। सबसे पहले तो डिनायल मोड से बाहर आए सरकार कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम गलतियों से पूरी तरह से उनसे निपटेंगे और उनसे सीखेंगे। अभी तक गलतियों से कुछ नहीं सीखा गया है। अगर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखती हैं और उसके बाद बाजारों से एक जवाब केंद्रीय मंत्री लेकर आते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। उन्होंने कहा कि हम डर और भ्रम फैला रहे हैं, तो क्या वो जो गंगा नदी के किनारे हजारों लाशें पड़ी हैं, क्या वो भी कांग्रेस ने फैला दी हैं, या लोग जानबूझकर मोदी जी को भ्रम में रखने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं? गुजरात के जो 1.25 लाख के आंकड़े हैं वो भी हमने पब्लिश कर दिए हैं क्या? करोड़ों मजदूर पैदल चले गए थे, तब हमने कहा था भाई इनको संभालो ना। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सब मोदी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मोदी जी तो टीका उत्सव मना रहे थे, बाल मित्रों से कह रहे थे कि बाल मित्र आए हैं और पूरा सब कुछ करें। ना वैक्सीन है ना दवाई है। आज का इंडिया टीवी का यही वो है। इस बात को माने आप कि भाई आपके पास नहीं है। आज 10,000 से ज्यादा केस आ गए हैं, 40 दिन हो गए हैं अपराजिता जी। आज आप कह रहे हैं कि चिट्ठी लिख दी गई है उसको महामारी में कन्वर्ट करने के लिए। 40 दिन से सरकार सो रही थी क्या? ब्लैक फंगस के ऊपर क्या एक भी डॉक्टर्स की कमेटी भी आप लोग नहीं बना पाए कि भाई इसको स्टडी कर लिया जाए, इसकी कौन सी दवाई है, कहां से आएगी, कौन प्रोड्यूस करेगा इसको, कैसे उसका मैपिंग होगी, किस राज्य को कितनी जाएगी? आज भी आप झूठ का ही सहारा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। मैं आपको बता दूं अपराजिता जी, आज ही के आंकड़े हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा है 2281, महाराष्ट्र में 2000 है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में ज्यादा है कम है, लेकिन गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आज से 40-42 दिन पहले केसेस आने शुरू हो गए थे। क्या हुआ? जब पूरी तरह से बाजार में काला बाजारी हो रही है दवाइयों की, उसके बाद आप कहते हैं कि बस अब हमने तो विश्व फतह प्राप्त कर ली है। दिल्ली देश की राजधानी है, युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन का कोई प्लान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोज फटकार लगा रहा है कि प्लान क्या है। हमने जिस दिन सुरभि वैक्सीन का प्लान पूछा था कि 5 प्राइस क्यों है, हमें तो पूरी तरह से ठहरा दिया गया था नकारात्मक लोग हैं। अगर आज यही नकारात्मकता है कि भाई इंजेक्शन मांगेंगे, दवाई मांगेंगे हम और इलाज मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि सकारात्मकता और हम इस काम को करते रहेंगे। दुर्भाग्य इस बात का, लोगों को मदद कर रहे थे वो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, और मोदी जी के जो तमाम नीचे के लोग हैं वो एक फर्जी टूल बनाने में लगे हुए थे। आज ये दुर्भाग्य है कि आज भी आप डिनायल मोड में हैं। आज भी सोचते हैं कि आप घड़ियालू आंसू बहाकर और देश की जनता को गुमराह कर देंगे। ये आज याद रहे, चेतावनी याद रहे, वायरस बहरूपिया है और धूर्त भी है जी। और फर्जी टूल के मैं अब अजय आलोक को भी इसी डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। आपकी बात अच्छे से सुनिए आलोक शर्मा जी, प्लान के साथ काम करना होगा। आपकी बात अच्छे से सुनिए, लेकिन मेरा सवाल अब अजय आलोक से है। यहाँ कहा जाता है जहां बीमार वहीं उपचार, ये परिस्थिति ऐसी बनी क्यों? हालात बद से बदतर क्यों होते गए? अब कैसे होगा, कैसे संभव कर पाएंगे ये? नहीं, देखिए सुरभि जी, एक बात तो यहाँ पे बैठे हुए सबको समझना पड़ेगा।
बहुत अच्छा है कि नकारात्मकता सकारात्मकता पे आलोक जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, लेकिन एंड ऑफ द डे सबको समझना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक है, जहां एक व्यक्ति कैपेबल होता है अगले 10 व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए। तो जहां बीमार वहां उपचार, इसी मानने को देखते हुए कहा गया था कि अगर आप कोई बीमार पड़ा अथवा आप इंतजार कीजिएगा कि उसको हम अस्पताल ले जाएंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जहां बीमार वहां उपचार, और इसकी व्यवस्था करनी होगी। ये एक सकारात्मक पहलू है जिसमें हर डॉक्टर, हर फ्रंटलाइन वर्कर, हर आशा वर्कर, हर पंचायत वर्कर, हर एक को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। तो ये एक सकारात्मक सोच है। दूसरी बात मैं आलोक जी को ये भी कहना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस जिस बीमारी से आज हम जूझ रहे हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना की तरह पिछले साल जैसे आई थी जहां पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा था। ब्लैक फंगस का इलाज करना इस देश के हर डॉक्टर को आता है। तीसरी बात, एम्फोटेरेसिन बी की जहां तक बात हो रही है तो इसका भारत में पहले प्रोडक्शन नहीं होता था। एम्फोटेरेसिन बी का यूज ज्यादातर 99% यूज सिर्फ बिहार में था, जो कि कालाजार के रोग के लिए इस्तेमाल करते थे। बाकी एम्फोटेरेसिन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए सीमित मात्रा में इसका इंपोर्ट किया जाता था, लगभग 15,000 या 20,000, जो कि उसकी 99% 98% बिहार में ही आती थी और झारखंड में, इसके अलावा कहीं जाती नहीं थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बिहार से हूं, कालाजार के मरीजों को ट्रीटमेंट करता हूं। लेकिन अजय जी, अब अचानक डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड पिछले 10 दिनों के अंदर, वही मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली। अब अचानक पिछले 15 दिनों में ये ब्लैक फंगस के केस सडनली क्रॉप अप करते हैं, तो स्वाभाविक है किसी से लिए डिमांड और सप्लाई एक दिन में मीट करना संभव नहीं होगा। ये होती है सकारात्मकता। नकारात्मकता होती है कि उसी को इश्यू बना के आप चिल्लाना शुरू कर दीजिए कि दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। इससे लोगों में भगदड़ और फैलेगी, नतीजा कुछ नहीं निकलना है। आज एम्फोटेरेसिन के बिना भी अर्ली स्टेजेस में बिना एम्फोटेरेसिन बी के भी इलाज किया जा सकता है, जो कि अन्य जगह पे इलाज हो रहा है और मरीज ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि 3 स्टेजेस में आती है। फर्स्ट स्टेज में अगर हम लोग माइल्ड एंटीफंगल से भी शुरू करें तो उसमें मरीज को इंप्रूवमेंट होने लगता है, उसको वहीं पे रोकथाम की जा सकती है। तो ये सब बहुत सारे पहलू हैं पैंडेमिक के। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पहलू को इस पैंडेमिक के दौरान 1 महीने क्या हम भुला नहीं सकते हैं? क्या इसको भूल के जहां भी आपकी सरकार है, राजस्थान में भी केसेस आ रहे हैं। सर, आप बात अच्छी कर रहे हैं, ये बहुत सही कह रहे हैं कि पैंडेमिक को सोचते हुए यहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन जहां सुझाव दिए जाते हैं वहां ये भी कह दिया जाता है कि हर योजना का इतना केंद्रीयकरण कर दिया जाता है कि स्थानीय अधिकारी जो होते हैं, जो अपने स्टेट को भी अच्छे से समझते हैं, अपने वहां के हालात को भी समझते हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी नहीं जाती। आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ संजीव झा हैं, और संजीव जी, आम आदमी पार्टी तो शुरू से यही कहती आ रही है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी और इंप्लीमेंटेशन है वो सही नहीं है, इसलिए स्टेट्स को सफर करना पड़ रहा है। और देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी मैं पैनल को सुन रहा था और कह रहे थे कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, सकारात्मक रहना भी चाहिए, लेकिन अगर आपकी चूक से, अगर आपकी लापरवाही अगर पूरा देश भुगते तो फिर कैसे हम सकारात्मक रह सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, फरवरी में अगर देखें, फरवरी इन्होंने कहा कि कोरोना की जंग हम लोग जीत गए। जब पूरा वर्ल्ड अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट कर रहा था तो ये लोग उत्सव मना रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब देखिए, आनंद फानंद में वैक्सीनेशन पॉलिसी मिली और आज हालात ये है कि वैक्सीन नहीं है। आज अगर दिल्ली की ही बात करें कि दिल्ली में आज हम 18+ के लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये संकट हो जाए, अगर कोई सुझाव दे तो आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर इसी बात को अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया तो आपने कहा अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको सुझाव भी दिया, आपको कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आपको जितनी भी इंडिया में वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनसे आप बात कीजिए और तुरंत बात कीजिए। जितनी भी विदेशी कंपनी है उनको अपने यहाँ वैक्सीन बेचने की परमिशन दीजिए आप। तो सुझाव तो मानेंगे नहीं आप और देश को अपने हालात पे छोड़ देंगे। आज अगर वैक्सीन नहीं, आप कह रहे हैं कि राज्य अपने आप प्रोक्योर करेगा। आप एक चीज समझिए आप कि अगर हर स्टेट लगभग 36 यूनिट टेरिटरी ऐड करते हैं, स्टेट और यूनिट टेरिटरी 36 हो जाते हैं। ये 36 अपने अपने अगर तरह से वैक्सीनेट प्रोड्यूसिंग प्रोक्योर करने के लिए किसी हमारे स्पुतनिक खरीदने जाएंगे तो आपस में ही कंपटीशन होगा। वही अगर केंद्र सरकार खरीदती तो बड़ी मात्रा में खरीदती तो शायद प्राइस भी ठीक से नेगोशिएट हो पाता। तो पूरी की पूरी आप वैक्सीनेशन पॉलिसी देखेंगे तो पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में कई सारी गलतियां केंद्र सरकार ने किया और तमाम सुझाव देने के बावजूद उनको नहीं माना। आज उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में यह समझ तो आया ना कि अगर आपको कोरोना को हराना है तो सबसे पहले आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा अपने लोगों को। बिना वैक्सीन के ये कोरोना की जंग नहीं जीती जाएगी। तो चाहे वैक्सीन की बात हो,
चाहे मेडिसिन की बात हो, कि देखिए किस तरह से देश में मेडिसिन की कालाबाजारी। मैं आपकी इसी बात का अब अपराजिता सारंगी से जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि अपराजिता जी सवाल उठता है कि आखिर पहले ही एडवांस ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए गए हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम साथ लेकर नहीं चल सकते तो यहाँ की हकीकत तो वाकई इस लिहाज से है कि ग्लोबल टेंडर्स जब अब जारी किए भी जा रहे हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट शो भी नहीं कर रहा। देखिए, आज के समय देश में दो तरह के लोग हैं। एक जो काम कर रहे हैं, दिन रात स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, दल मत निर्विशेष सबके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे तबके के लोग हैं जो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। बात सारी जानते हैं, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी के जो वक्ता हैं या इनके नेतागण हैं या कांग्रेस के नेतागण बात को नहीं समझते हैं, सारी बातों को जानते हैं, लेकिन अज्ञानता का ढोल रखते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। इन्हें सब पता है, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ये दूसरे कैटेगरी के, दूसरे वर्ग के लोग हैं। इन्हें देखिए, आपदा में इन्हें अवसर दिख रहा है। जब देश पर विपत्ति आई हुई है तो ये लोग सारे मैं उन वर्गों को लेकर सवाल उठा रही हूँ। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि किल्लत को काबू में करने के लिए क्या किया जा रहा है। मैं बता दूं, मैं आ रही हूँ, मुझे समय दे, सकारात्मक होना ही होगा। और स्कोरबोर्ड देखकर बात कीजिए। आज के दिन में हम 1.11% पर है मृत्यु दर, और हमारा जो संक्रमण है वो 1.8% है। और अगर आप यूएस का संक्रमण देखेंगे तो 10% है जनसंख्या का। अब ये सभी देखें, और अगर ब्राजील का देखेंगे तो 7.3% है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि 2% के अंदर संक्रमण को रखना बहुत बड़ी बात होती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास कर रही है। एक बात हुई। दूसरी बात में वैक्सीन के बारे में कहूँ। पहले इन्होंने ऑक्सीजन को लेकर शोर मचाया। 10 फरवरी को 5,600 मेट्रिक टन हमारा उत्पादन था। केंद्र सरकार ने इस तरह काम किया कि 2 महीने के अंदर यह 9,524 मेट्रिक टन पर डे पर पहुंच गया, और ऑक्सीजन की जो किल्लत थी, ऑक्सीजन का जो अभाव था, उसे खत्म किया गया। इसे स्वीकारना होगा। और दूसरा, मैं वैक्सीन के बारे में बता दूं, एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहस दिखाया और देश के समक्ष खड़े होकर वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट। अपराजिता जी, वो उस वक्त की जरूरत भी इसीलिए थी क्योंकि यहाँ खुद हॉस्पिटल से बात साफ कह रहे थे कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें इमीडिएट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं है। अपराजिता जी सुनिए मेरी बात, मैं 10 फरवरी की बात नहीं कर रही हूँ। जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा। जी आलोक जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, बोलिए जी। डिमांड सप्लाई का मिसमैच एक रात में नहीं पता है कि एक हफ्ते पहले गोवा में 75 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन के बिना मर गए। अपराजिता जी, थोड़ा सा तो लज्जा रखिए आप। वो ऑक्सीजन के बिना नहीं मरे थे, वो प्रबंधन का दोष था। प्रबंधन तो पाकिस्तान कर रहा था वहां पर। नहीं, वहाँ पाकिस्तान तो प्रबंधन तो पाकिस्तान कर रहा था वहां पर। क्या जब बात करते हैं, ऑक्सीजन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम, और आज से नहीं पिछले 60 वर्षों से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन मोदी सरकार के निकम्मेपन की वजह से ऑक्सीजन के बिना आज दर्शक देख रहे हैं ज्ञान अर्जन कीजिए, अपनी बातचीत कर रही है। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके परिवार से या कोई जानकारी में नहीं गया होगा। और आज आप लोग ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर दिए। असुविधा ये, अरे भाई, इंजेक्शन एक्सपोर्ट, वैक्सीन एक्सपोर्ट, पढ़ाई पीएम केयर्स फंड हम हमारे दो को दे दिया, और आप तो दो तरह के व्यक्ति पहचान रहे हैं। ऑक्सीजन की बात कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों चले गए, मैं क्या बोलूं? नहीं अपराध, अरे भैया कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। सुनिए ना, देखिए आपको मैंने बहुत ध्यान से सुना। सुरभीजीत को शांत कीजिए बेटे, कोई गलत बात है सुरभीजीत। हम यहाँ पर इनका प्रदर्शन सुनने नहीं आए। सुनिए जरा, मैं चाह रहा था। अपराजिता जी, अब एक बार सुन लेते हैं, एक एक करके बात सुन लेते हैं तो बात समझ भी आएगी। जी बोलिए आलोक जी। सुनिए ध्यान से। आप लोग तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, 2 तरह के आदमी, क्यों 2-3 तरह के आदमी और बना दीजिए आप लोग। आज आप लॉकडाउन नेशनल लेवल पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना पड़ता। आज आप ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? क्योंकि दवाइयों का पैसा आपको देना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा। आज आप इस आयुष्मान भारत के लिए इतने शो किए मोदी जी ने, आज इसको आप आयुष्मान भारत में क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं? सवाल है। ये कोई राजनीति या नकारात्मकता नहीं है।
इंश्योरेंस कंपनीज अगर ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज नहीं करेंगी तो हम सवाल उठाएंगे। क्यों? बीजेपी की दलाली है कि वहां पर क्यों नहीं सवाल उठाएं? वहां पर हम आप कह रहे हैं कि साहब इंश्योरेंस भी नहीं पूछिए, आप आयुष्मान भारत की भी बात मत कीजिए, आप एपिडेमिक डिजीज एक्ट में भी मत लाइए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही बड़ी बात बताई, ये तो बरसों से थी बीमारी, ये तो और ज्यादा नकारात्मकता हो गई कि जो चीज बरसों से थी और 40 दिन से लोग मर रहे थे। पहला केस जो अभी कोरोना के बाद आया है 40 दिन बाद महाराष्ट्र और गुजरात में, उसके बाद भी अगर आप 40 दिन तक चिट्ठी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रहे, आरबीआई गवर्नर रहे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, अगर वो 5 सुझाव दे देते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं नकारात्मकता नकारात्मकता। अरे भाई नकारात्मकता होती क्या है जरा ये समझ लीजिए। नकारात्मकता होती है ओ दीदी करते जो वोट मांगते हैं। नकारात्मकता होती है जब 2.5 लाख केस होते हैं और वहां पर आसनसोल में रैली करके आज मैं आपसे एक शिकायत करने आया हूं, जहां तक देखो लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये नकारात्मकता होती है, ये कपटी राष्ट्रवाद होता है, ये केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। आज हम केवल आपसे सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के लिए मैपिंग कीजिए, ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत आई है, आगे क्या होगा। थर्ड वेव में कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर इसका ज्यादा असर आएगा, तो बच्चों के लिए और आगे के इन चैलेंजेस को लेकर भी आगे के जी बच्चों के लिए किस तरह का आईसीयू चाहिए, बच्चों के लिए किस तरह का वेंटिलेटर चाहिएगा, कौन सी मेडिकल चीजें चाहिएगी, कितने एमजी की मेड्रोल चाहिएगी, क्या चाहिएगा, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। आप एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी बनाइए कि इसमें कुछ 4 हेल्थ मिनिस्टर हो, 4 टेक्नोक्रेट्स हो, 4 डॉक्टर्स हो, 4 लॉजिस्टिक्स के आदमी हो कि कैसे कहां पहुंचेगा। इन्होंने तो अभी एक बयान दे दिया कि हमने 8848 जो है वो वैक्सीन भेज दी है। अब उसके नीचे एक छोटी सी लाइन और भी लिखी है स्टार लगा के कि 25% रोक लेंगे अभी हम, और भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार अब इन चीजों से, इन जुमलेबाजियों से, इन फर्जी टूल किट से बाहर आए। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तमाम जो बड़े लोग राय दे रहे हैं उनकी राय सुनी जाए। आईएमए की राय तो सुन लीजिए भाई, वो तो कांग्रेस नहीं है। आईएमए का लेटर के आप सेंटेंसेस अगर देखेंगे तो वो कह रहा है एक्सट्रीम लेथार्जी, इनएप्रोप्रिएट एक्शन and whatever the suggestions were given by us, they were thrown into the dustbin। ये आईएमए का लेटर है। मैं अब वैक्सीनेशन की इसी हकीकत पर अजय आलोक से भी जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी आपकी बात को भी सुना, अच्छे से सुना जी, फिर उसको भी देख लीजिए जरा जी। लाला रामदेव की दवाइयां बिकवा रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री। अजय आलोक जी, हकीकत आप भी जानते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स आज कोई पहली बार नहीं है जो दिल्ली में ये सालात को लेकर चर्चा की गई है। बहुत से अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आ चुके हैं जहां दूसरी डोज के लिए भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, और हालात को देखते हुए गाइडलाइंस में भी चेंजेस किए गए। अजय आलोक जी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर हम जिस गांव कस्बा जो पूरी तरह से अब चपेट में आ चुका है, वहां तक हम दवा नहीं पहुंचा पाए तो वैक्सीन कब तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता हूं कि गांव कस्बे तक हम दवा नहीं पहुंचा पाए तो वैक्सीन कैसे पहुंचाएंगे। सर, सप्लाई चेन को लेकर तभी तो सवाल उठ रहे थे कि दवा है लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही जो गांव दूर दराज शहर से दूर हैं। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं सुरभि जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। गांव तक दवाई भी पहुंची है, वैक्सीन भी पहुंचेगी आज, इसीलिए गांव में संक्रमण भी रुक रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गांव में संक्रमण कंट्रोल में आ रहा है। ये तो आलोक जी भी मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बस जरा एक बात पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात, आप ही के माध्यम से, आपके दर्शकों से। भाई ये 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, सबको तितली क्यों लगी 5 अप्रैल के बाद वैक्सीनेशन के? 16 जनवरी से 5 अप्रैल तक जो कह रहे थे वैक्सीन नहीं, आज जो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। 16 जनवरी से 5 अप्रैल तक वैक्सीन का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया साहब आप लोगों ने? जितना कोटा मिल रहा था उसको भी नहीं दिया। 5 अप्रैल के बाद अचानक सबको तितली और मिर्ची लगे कि वैक्सीन नहीं है। एक दिन में देश में 2 कंपनी प्रोड्यूस कर रही हैं वैक्सीन, हमें प्रोडक्शन लिमिट पता है, क्या आसमान से बरसेंगे वैक्सीन? आप कह रहे हैं कि पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया? इंतजाम तो किया हुआ था 1 जनवरी से। 1 जनवरी से 5 अप्रैल तक कोई कह रहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कह रहा था कि आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस के अपने राज्य में लगवाएंगे नहीं, क्या कैप्टन साहब हो, गहलोत जी हो, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हो, वैक्सीन के बारे में गलतफहमियां आप लोगों ने फैलाई। लेकिन वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल इसीलिए तो उठे ना कि हर स्टेट को उसके मुताबिक नहीं। अरे भाई, तो मैं कह तो रहा हूं, मैं सुरभि जी, कोरोना ऐसा नहीं है कि 2 दिन में अगर इस देश के 130 करोड़ लोग को वैक्सीनेशन करवा दिया जाए तो 2 दिन के बाद कोरोना नहीं रहेगा। ये रहने वाला है, धैर्य रखिए। जब प्रधानमंत्री और देश का स्वास्थ्य सिस्टम और तंत्र कह रहा है कि दिसंबर के अंत तक देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो लग जाएगी। इतने अपने देश पे भरोसा होना चाहिए। मत कीजिए प्रधानमंत्री पे भरोसा,
कौन कह रहा है मत कीजिए, आप कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपने सिस्टम, अपने राज्य सरकार पे तो भरोसा कीजिए। जब वो कह रहे हैं, राजस्थान कह रहा है कि हम अक्टूबर तक वैक्सीन पूरी लगवा देंगे, राजस्थान सरकार पे भरोसा कर लीजिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2-2.5 करोड़ वैक्सीन 2-3 महीने में लगवा देंगे, तो उनको भी 2-3 महीने में 2-2.5 करोड़ मिल जाएगी, तो 3 महीने में दिल्ली को वैक्सीन हो जाएगा। ये आज ही मिर्ची क्यों? इसी को अवसरवादिता की राजनीति कहते हैं। आलोक जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं संजीव जी को भी सुनना चाहती हूँ, वो कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस से लगे हैं जी संजीव जी। संजीव जी, आज का जो वैक्सीन लगा है पूरे देश के अंदर वो केवल 15 लाख है, और अगर 15 लाख वैक्सीन के हिसाब से लगते हैं तो 3 साल लगेंगे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कहां से लगेंगे? 3% पॉपुलेशन को हम 4 महीने में कर पाए हैं। आप कह रहे हैं कि जनवरी में क्यों नहीं लगवा? 21 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला ऑर्डर दिया है वैक्सीन खरीदने का, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अगर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक फला वैक्सीन को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसका 3rd फेज के ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो गलत नहीं है। आज दूसरे ट्रायल फेज अगर बच्चों के लिए चल रहे हैं तो स्वाभाविक है वो ट्रायल होने के बाद ही लगने चाहिए। लेकिन आप लोग तो लाला रामदेव के प्रचार में लगे हुए हैं ना। आज लाला रामदेव कह रहा है कि ये सब एलोपैथिक की वजह से हो गया है और ये एलोपैथी पे तो ताला लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आईएमए की चिट्ठी को पढ़िए, आप लोग कांग्रेस को ब्लेम करना बंद कीजिए। सकारात्मकता सोच आप लोगों के लिए यही होगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी पूरी तरह से नकारात्मकता में कांग्रेस को लेकर डूबी हुई है, और जो हम कहते हैं ना वैक्सीन के बारे में वही फॉलो करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन विदेशों से मंगवा लीजिए अगर यहाँ पर नहीं है तो रविशंकर प्रसाद जी ने अहंकार भरे स्वर में कहा कि ये कौन कमीशन खाएगा। अब मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या रविशंकर प्रसाद जी को तमाम जो विदेशी वैक्सीन, सर मुझे लगता है कि हालात को लेकर ना चीजों को पॉलिटिसाइज करके आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इस हालात में हम पहुंचे क्यों, कैसे पहुंचे और आगे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। संजीव जी भी अपनी बात कहना चाहते थे, संजीव जी बोलिए। जी आलोक जी आपकी बात भी सुनिए, आप बताइए संजीव। देखिए अपराजिता जी कह रही थी कुछ लोग अज्ञानता का नाटक कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए पे आता हूं कि आपने अपराजिता जी आती हूँ आपके पास, में आती हूँ आपके पास। संजीव जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाहते थे, उन्हें सुन लेते हैं। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेश में भेज दिया, चूंकि प्रधानमंत्री जी को अपनी इमेज की चिंता थी, देश के जनता की चिंता नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस पे नाटक हुआ, तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये नेशनल टास्क फोर्स बनाया ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मिसमैनेजमेंट है, केंद्र सरकार ने ठीक से प्लान नहीं बनाया। हम तो नहीं कह रहे थे। दिल्ली में हमने कहा कि हमें 80 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए, पिछले महीने 16 लाख मिला, और इस बार जून में कह रहे हैं कि 8 लाख वैक्सीन मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि अब वैक्सीन किसको लगाऊं, बुजुर्ग को लगाऊं या बच्चे को लगाऊं, जब ये कहते हैं कि ये अंदेशा है इस बार कि बच्चों पे ज्यादा संक्रमण होगा। और आलोक जी भी अपने यहां बिहार में 18+ के वैक्सीन को नहीं लगा पा रहे हैं, तो अब आलोक जी इसको उसके बावजूद अगर सवाल नहीं करेंगे तो लोग कहेगा इसको चापलूसी कहेगा इसको। क्योंकि आज अगर आपके यहां वैक्सीन नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद आप कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक है, तो ये कैसे चलेगा? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपको 4 सुझाव दिए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि जितने भी यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनसे बात कीजिए आप और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराइए। उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि विदेश में जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनको इंडिया में बेचने की परमिशन दीजिए। उन्होंने कहा कई ऐसे कंट्री हैं जिनके पास सब। लेकिन संजीव जी यहाँ तो प्रकाश जावड़ेकर साहब ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल बार बार बस बहाने ही बनाते हैं। जब 50 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है तो वैक्सीन को इतना पॉलिटिक्स का मुद्दा क्यों बनाना है, क्यों वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स करनी है बार बार? इसलिए सुरभि जी कि आज से हम अपने यहां बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। जून में आप कह रहे हैं कि हम केवल आपको 8 लाख वैक्सीन देंगे, तो भला हम किसके पास जाएं? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, तो सुझाव अरविंद केजरीवाल ने दिया कि अगर आप ये 4 सुझाव मान लेंगे तो आपके वैक्सीनेशन की कमी नहीं, वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी, हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये अंदेशा है कि 4 महीने बाद फिर से तीसरी वेव आएगी तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं, जबकि इसके उपाय हैं। ये संभव है कि अगर आप विदेश की जो कंपनियां उसको आप यहां पर बेचने की परमिशन दे दें। ये संभव है कि जो जिसके पास ऑलरेडी स्टोर है, जिनके यहां कंजप्शन से ज्यादा वैक्सीन है, उनसे बात करके वैक्सीन मंगाइए। आप जो विदेश की वैक्सीन है उसके अपने यहां प्रोटेक्शन करने के लिए आप अलाउ कीजिए। मैं अपराजिता जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अपराजिता जी, वैक्सीन को लेकर तभी तो नेशनल पॉलिसी के सवाल किए गए ना, और वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो हालात बने हुए हैं, क्यों उन्हें फार्मेसी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ एसोसिएट नहीं कर दिया गया? क्यों हर चीज के लिए हमें केंद्र पर ही डिपेंड करना पड़ता है? तो नेशनल पॉलिसी क्या है? 1 मई से नेशनल पॉलिसी लागू है, आप सबको पता है। और मैं आपको बता दूं, ये जब नेशनल पॉलिसी बनी
तो इस नेशनल पॉलिसी के पीछे विचार विमर्श था। सारे मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार विचार विमर्श किए गए। विभिन्न दलों के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बातचीत की गई, मैन्युफैक्चरर से बातचीत की गई, चिकित्सकों से बातचीत की गई, प्रशासकों से बातचीत की गई, और तब 1 मई से नेशनल वैक्सीन पॉलिसी बना जो कार्यान्वित है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स जो दल के थे, मैं आपको कह दूं, कांग्रेस के सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि वैक्सीन मैनेजमेंट का, वैक्सीन प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोसेस। और जैसा आया सबका मत, वैसी वैक्सीनेशन पॉलिसी की गई, 50%। और इसके बाद भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है कि उनका जो 50% है कैसे वो खुद के लिए उपलब्ध करा सके। इस दिशा में भी केंद्र सरकार उनकी सहायता कर रही है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने ब्लूप्रिंट की बात कही, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, 216 करोड़ 31 दिसंबर तक होगा, 1 करोड़ 92 लाख 31 मई तक होगा, और 1 जून से 15 जून 5 करोड़ 86 लाख वैक्सीन डोजेज जाएंगे सारे राज्यों को। जी, मैं आपको कह दूं, वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है, देखिए कॉमन सेंस है, एक साथ सारे वैक्सीन नहीं जा सकते हैं। रेफ्रिजरेशन का सवाल है, 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तरीका होता है चीज का। एट वन गो वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, और ये पूरी प्लानिंग हो गई है। 9 करोड़ अजय आलोक जी, अपराजिता जी, आपके मैंने पूरे उस रोड मैप को भी सुना जो आप कह रही हैं, लेकिन मैं इस पे अजय आलोक जी आपसे जवाब चाहूंगी। वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारा टारगेट था उससे हम बहुत पीछे रहे हैं। अब जिस रोड मैप का जिक्र यहाँ पर अपराजिता जी कर रही हैं, आपको लगता है कि उसके जरिए भी हम गांव कस्बों या हम ये कहें एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं उन तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे ना सिर्फ माइग्रेंट्स और स्ट्रीट वर्कर्स हैं, बल्कि जो लोग अभी भी इस हालात में भी काम कर रहे हैं, हम उन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? और बच्चों को देखते हुए, एक्सपेक्टेड मदर्स को देखते हुए कैसे हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे वैक्सीन पहुंचाना या दवा पहुंचाना उन तक? नहीं, देखिए, प्रायोरिटाइज तो हमने करना शुरू ही कर दिया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो 60 प्लस के ग्रुप में की गई, उसके बाद 45 प्लस के ग्रुप में की गई, उसके बाद 18 प्लस के ग्रुप में की गई। कोवैक्सीन अभी ट्रायल फेज में बच्चों की वैक्सीन ट्राई कर रहा है, वो भी जुलाई तक आ जाएगी, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी तो यही है ना कि आंगनवाड़ी केंद्र तक, हर पीएचसी सेंटर तक वैक्सीन पहुंचे और वहां से हम वैक्सीनेशन कर सकें, तभी हम गांव में और हर जगह पहुंच सकते हैं वैक्सीनेशन के। सर, लेकिन जहां छोटे डॉक्टर्स होते हैं, जो नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, और अगर हर एक को ट्रीटमेंट के लिए एक ही दवा दे दी जाती है, इसीलिए तो दवाओं की कमी की स्थिति बनी। नहीं, ट्रीटमेंट के लिए एक ही दवा नहीं दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन देना एक आज की तारीख में आशा वर्कर भी कर सकती है। जिसको इंजेक्शन देने आएगा, एक वैक्सीनेशन बॉक्स अगर कोल्ड स्टोरेज स्टेज में मेंटेन करके वहां पहुंचेगा तो वो इंजेक्शन दे सकता है। यूनिवर्सल पल्स पोलियो प्रोग्राम में इन्हीं आशा वर्कर्स की सबसे बड़ी भूमिका थी, जो घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स उन्होंने पिलाए थे। तो हमें ये हर राज्य को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हो। यूपी कर रहा है, बिहार कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी वैक्सीन अवेलेबल है, हम चाह रहे हैं कि एक भी वेस्टेज नहीं हो और मैक्सिमम का यूटिलाइजेशन हो। देखिए, अभी अवसरवादिता की राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मिलजुल के अगले 3-4 महीने हम लोग को कोरोना से और लड़ना है। और कोरोना कहीं नहीं जा रहा अभी 1 साल तक। आप वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे दिसंबर तक तो भी हमारी हर्ड इम्यूनिटी तब उसके बाद डेवलप करने में भी 3 महीने लगेगी। तो इसलिए आलोक जी और संजीव जी दोनों मित्र हैं, लेकिन दोनों से कहूंगा कि अभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़ के अपने अपने राज्यों में जुट जाइए। आज मान लीजिए दिल्ली को प्रधानमंत्री जी ने सब राज्यों का कोटा काट के 2 करोड़ वैक्सीन कल केजरीवाल जी के हाथ में दे दिया, लो जी कर लो वैक्सीनेशन। तो क्या दिल्ली 4 दिन में वैक्सीनेशन कर लेगी? अरे 2 महीने तो लगेंगे ना। तो 2 महीने लगेंगे, तो 2-3 महीने ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये लड़ना झगड़ना छोड़ के कि वैक्सीन नहीं है, कल से हम बंद कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? सबको पता है वैक्सीन नहीं है। 2 दिन के बाद फिर वैक्सीन आ जाएगी, शुरू कर दीजिएगा। बिहार में भी कल से वैक्सीन नहीं आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री कोई सामने तो आके नहीं कह रहे हैं कि 18 प्लस की वैक्सीनेशन हम कल से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है परसों शाम को आएगी, उसके 2 दिन के बाद से हम करेंगे। तो ये पैनिक फैलाने का एटीट्यूड जो है ना, ये मत कीजिए। इससे जनता में एक बेचैनी होती है और ये नकारात्मकता जाती है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक जी, यही बात है। और आप अगर डिनायल मोड की बात करते हैं तो आलोक जी, ये तो साफ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं चैलेंजेस अभी बहुत हैं और उसी को लेकर आगे काम किया जा रहा है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है आज आलोक जी ने क्योंकि बिहार की बात की है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिहार में 6958 सेकंड डोज लगी है मात्र। कल की बात जो हम अगर कर रहे हैं तो केवल 7000 के करीब सेकंड डोज लगे हैं। बिहार की आबादी कितनी है आलोक जी को मुझसे बेहतर पता है। सिचुएशन आज ये नहीं है
आज सिचुएशन अभी यह है कि 25 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर होता है, पूरा देश लॉकडाउन में चला जाता है और बीजेपी के प्रवक्ता आज छाती ठोक कर ये कहते हैं कि हमने 1 मई को वैक्सीन पॉलिसी बना दी है सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद। मतलब 1.25 साल के बाद अब से वैक्सीन पॉलिसी बनी। आज 126वां दिन है वैक्सीन लगते हुए और 126 दिन का जो एवरेज है वो 14 लाख का आया है और आप कह रहे हैं कि हमने तो वैक्सीन पॉलिसी बहुत पहले बना दी थी। 1 मई को क्यों बनाई आपने? क्योंकि 35,000 करोड़ का राज्यों ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपया जो बजट में था उसका क्या हुआ, उसकी वैक्सीन दे दीजिए। आज राज्य पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो जीएसटी का पैसा है हिस्सा वो दे दीजिए हमें, पीएम केयर्स फंड का पैसा दे दीजिए आप हमें, आपने जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आया वो पैसा दे दीजिए। 35,000 करोड़ में से नहीं देंगे, सीएसआर फंड नहीं देंगे, पीएम केयर्स में हिसाब नहीं देंगे, विदेशों से जो सहायता आई है उसका हिसाब नहीं देंगे, लेकिन ऑक्सीजन पे जीएसटी हटाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। 18%, 28%। आप दवाइयों पर जो कोरोना की दवाइयां हैं उन पर टैक्स लगा रहे हैं, ये भी विपक्ष नकारात्मकता के तहत कर रहा है क्या? हम बार बार कह रहे हैं कि जीएसटी हटाइए, लूट खसोट बंद कीजिए, ये आपदा में अवसर, ये मोदी जी का स्लोगन नहीं है, ये सरकार का स्लोगन है और आपदा में अवसर ढूंढ रही है सरकार। पिछले 1 साल के अंदर 14-15 रुपए डीजल की कीमत बढ़ गई लीटर पर। आप देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई कहां जा रही है, ये आपदा में अवसर है। पहली चीज, पहले कहा 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि वैक्सीन तो वेस्ट हो रही थी ना इनकी, वैक्सीन के लिए कंटेनर नहीं थे, पहले 4 हफ्ते में भी। अपराजिता जी इस पर जवाब जरूर चाहेंगे आपसे, हालांकि एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगी। ठीक है, बस सफिशिएंट हो गया। मुझे लगता है कि देखिए मैंने कहा मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूँ। आलोक जी शाम को जाए जी बोलिए बोलिए। पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। प्लान क्या है वो वाइड देश पर विपत्ति बता दीजिए हमें, नहीं पता है। देखिए नकारात्मकता की वजह से, ये नकारात्मक विचार की वजह से ही पूरे देश ने इन्हें नकार दिया है। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अरे गठनमूलक सुझाव आप जो दे रहे हैं हम ले रहे हैं, आपसे भी लेते हैं, दूसरे लोगों से भी लेते हैं और एक जो भी पदक्षेप लेना है हम ले रहे हैं। अभी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति को देकर हम गति कर रहे हैं। बहुत परिस्थिति है, सबका सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। अभी राजनीति करने का समय नहीं है। आप सरकार अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, जो टूल किट में लिखा है वही सब बोले जा रहे हैं। अरे भैया कभी टूल किट के निर्देशों को तो भूलिए। अभी इकोनॉमिक सुनामी भी आएगी, बेरोजगारी की सुनामी भी आएगी, आपको देना मुश्किल हो जाएगा। इलाहाबाद जितने की रेसी को आपने जिस तरह से हमारे घाट बनाया है, सारे विदेश नेतागण हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और हमारी केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। कितना अच्छा होता अगर विपक्षी दल गठनमूलक सुझावों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के साथ खड़े रहते। होना चाहिए, उसमें कमी है। प्रधानमंत्री इतने करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इतनी बड़ी आपदा में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री। सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं, जवाब आप स्कोर बोर्ड देखें, स्कोर बोर्ड पर कितना रन्स है वो देखें, हमारी मोर्टालिटी रेट को देखें, संक्रमण हमारा कम रहा है, हमारे टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, हर दिशा में हम अच्छा काम कर रहे हैं और इसको स्वीकार करना मुझे लगता है आपके लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, देश की जनता के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जो अच्छा काम हो रहा है उससे आप एक्सेप्ट करें, सकारात्मक बने, सकारात्मक बन के मेरी दरख्वास्त है। संजीव जी अब मैं इस पर आपका ये आखिरी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि अगर यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय भी साफ तौर पर कह रहा है कि हालात को देखते हुए उससे निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, सप्लाई अवेलेबिलिटी, यहाँ तक कि 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी उन्हें लाइसेंस दिलाने की बातचीत हो रही है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल बनाने की बातचीत हो रही है और कमिटीज बनाई जा रही हैं जो कि ट्रांसमिशन बेस्ड इन्फेक्शन पर भी नजर रखेंगी। तो जब यहाँ पर हर हालात से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार है तो फिर आपत्ति क्यों? कब तक? मैं कह रहा हूं कि जब ये
जब ये पूरे देश में ये आफत आ जाएगा उसके बाद ये बातचीत, तो पिछले 15 दिन से सुन रहा हूं कि बातचीत तो एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना, कि ये बातचीत हो गई, अब तो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ये देश के सामने सारी बातें आनी चाहिए। अभी अपराजिता जी कह रहे थे कि नेशनल वैक्सीनेशन पॉलिसी 1 में से इंप्लीमेंटेड है। ये कैसी पॉलिसी बनाया आपने कहा कि 50% केंद्र करेगा एक्वायर, 50% स्टेट करेगा एक्वायर। अरे 50% केंद्र कितने करेगा, स्टेट कितने करेगा, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो अब स्टेट जब आपसे वैक्सीन, जब किसी कंपनी से वैक्सीन कर रहा है तो फिर स्टेट सेंटर से कंट्रोल कर रहा है। तो आपने उस पॉलिसी में इतनी सारी लैक्यूना आपने रखा कि अचानक आपने सोया, सुबह सपने आए, अपने पॉलिसी बना दी। उस पॉलिसी में क्या चुनौतियां आएंगी आपने देखा नहीं, और उसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। तो ये बातचीत से अब समाधान नहीं होने वाला है। आपको कंक्रीट बताना पड़ेगा। जो कुछ सुझाव आपको दिए जा रहे हैं उस सुझाव को आपको अमल में लाना पड़ेगा, तभी ये पॉलिसी। अजय आलोक जी, यही सवाल था ना कि स्वास्थ्य महकमा भले ही राज्यों के अंदर आता है, लेकिन सारे नीतियों को लेकर फैसले तो केंद्र ले रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर सब ये सवाल उठा रहे हैं कि सबको जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं। देखिए सुरभि जी, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकती है। जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही थी तो बड़े क्लियर शब्द में मुख्यमंत्रियों ने कहा, राहुल गांधी ने खुद कहा कि डिसेंट्रलाइज कीजिए, हर चीज केंद्र ना करे। वैक्सीनेशन राज्यों को अधिकार हो, कैसे खरीदें कैसे लगाएं उनको अधिकार दीजिए। ये अधिकार जब दे दिया गया तो उसके बाद कांग्रेस आई कि हमने प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं कहा था, प्रोक्योरमेंट केंद्र करे और एग्जीक्यूशन और डिलीवरी राज्य करे, उसका अधिकार दीजिए। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी, उसके बाद आप पॉलिसी पे भी सवाल उठाइएगा। अरविंद केजरीवाल जी पहले उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन बाहर से मंगवाने दीजिए, राज्यों को इजाजत सुननी चाहिए, हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट करेंगे। टेंडर भी फ्लोट नहीं किया, कहा कि ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद फिर आगे कि केंद्र मना कर दिया। अब सिर्फ दोषारोपण करना इनका काम है। कांग्रेस को अब नकारात्मकता कहना ही बंद कर देना चाहिए। हम लोग को हमको कहना चाहिए कांग्रेस अपना काम कर रही है और एनडीए अपना काम करती रहेगी। चलिए, आप सभी ने हमें क्या होगा वो चुनाव में पता चलेगा। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे जनता हमें नकार देगी। ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो बिहार में मरे हैं नकारात्मकता। अगर हमें काम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी काम नहीं करेंगे तो हमें नकार दिया जाएगा। आप तो नकारे हुए लोग हैं, इसलिए आपसे क्या सुझाव है? कहाँ और क्या हुआ इस पर कांग्रेस तो नकारी हुई पार्टी है। हालात को सुधारने और गलतियों को सुधारने के लिए आगे क्या कोशिश की जा रही है, यही जानना आज की इस चर्चा में मेरा मकसद था। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिससे बीजेपी भड़क उठी है और देश का अपमान बता रही है। कुरुक्षेत्र में आज इसी मुद्दे पर होगी बहस। शाम 6:20 पर। जल्द वापस लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।